हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आपके मैथ्स के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है प्रोबेबिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज की हेल्प से प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली दिस इज अ चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग। कोई चीज जो है उसके होने के कितने चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है प्रोबेबिलिटी निकालने का। किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, उसमें से आपने ऊपर ले लेना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ऐसे इनको ऐसे याद नहीं रखना, मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल, एक डाइस लेते हैं, हम डाइस खेलते थे बचपन से। एक डाइस लेते हैं, हम डाइस को फेंकते हैं। अगर एक डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। इसका मतलब एक डाइस के टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, क्योंकि एक डाइस को जब आप फेंकोगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। अगर मैं देखना चाहता हूं कि जब मैंने एक डाइस को फेंका तो 2 कितनी बार आया, तो जब भी आप एक डाइस को फेंकोगे तो 2 कितनी बार आ सकता है? मैक्सिमम एक ही टाइम आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। तो देखो, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये है कि कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं और डिवाइड कर दो टोटल आउटकम। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉइन को फेंकते हो, मैं बोलता हूं आप मुझे बताओ मैंने एक कॉइन को फेंका तो हेड कितनी बार आएगा? एक कॉइन को फेंका तो हेड कितनी बार? देखो, जब आप एक कॉइन को फेंकते हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 2। अब मैं किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ? हेड की। तो हेड कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 1/2। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में आपने याद रखना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, एक दो चीजें और हैं जो पहले ही मैं आपको बता देता हूं, फिर हम एमसीक्यूज में स्विच करेंगे। एक चीज होती है, यहां पर हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात करते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक्सपेरिमेंट जिसका हम आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आ सकता है। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आउटकम क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक कॉइन को फेंक रहे हो, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। क्या होता है? एग्जाम में पूछता है सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक है। सैंपल स्पेस क्या होता है? अगर सेट, मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया हुआ है ऑलरेडी। सेट, अगर हम सभी आउटकम्स का सेट ले लेते हैं, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं किसी इवेंट के, उसका अगर हम सेट ले लेते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। से आपने याद। फॉर एग्जांपल, जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो मैं आपको बोलूं अगर आप इसका सैंपल स्पेस बताओ, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एक सेट। तो सेट को ऐसे लिखते हैं, तो जब एक डाइस को फेंकते हैं तो कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6। तो ये बन गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसका? जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में आपने याद रखना, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू अकर इज 1। अगर एक इवेंट है और आप श्योर हो इस इवेंट के बारे में, ठीक है, आप उस इवेंट के बारे में श्योर हो, सर्टन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 होती है। फॉर एग्जांपल, कुछ होगा ही होगा, आप उसके लिए श्योर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या कंप्लीमेंट्री इवेंट। देखो, जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी उस इवेंट को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। ये आपने याद रखना। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट जो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। मतलब ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल टू अकर है, वो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होता है कि जो इवेंट एक ही टाइम पे नहीं हो सकते, जो इवेंट एक ही टाइम पर नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो और हेड, आप बोलते हो हेड और टेल। क्या हेड और टेल दोनों एक ही बार आ सकते हैं? नहीं आ सकते। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो वो इवेंट जो एक ही टाइम पे अकर ना कर पाए, कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम वाले इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इनके लिए एक चीज याद रखना, जब भी कहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात होती है, तो उनकी जो इंटरसेक्शन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। कॉमन एलिमेंट तभी होता है अगर वो एक टाइम में एग्जिस्ट कर पाए, बट यहां पर वो एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक टाइम पे, तो उनका कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी की 0 हो जाएगी। ठीक है, अब कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सेट में पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको बोला था, यहां समझो, मैंने आपको बोला था एक सेट है, ये आपका सेट है 1 2 3। एक आपका यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं 1 2, ये मैंने सारा सेट में पढ़ा हुआ है 4 5 6। ठीक है,
अगर मैं आपको बोलता हूँ ए का कंप्लीमेंट निकालो, ए कंप्लीमेंट पता क्या होगा, ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट होंगे, आपने इस यूनिवर्सल सेट में देखना है, जो ए के एलिमेंट हैं उनको छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट ले लेने हैं, तो एलिमेंट क्या आ जाएंगे 4 5 6, ये क्या आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। ठीक है, ये मैंने वहां पर पढ़ाया था सेट में। इसी तरह यहाँ पर कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट्री इवेंट वो होता है, अगर सपोज करो एक इवेंट है ए, उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, आप सैंपल स्पेस में से उसको माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस होती है, जैसे वहां पर यूनिवर्सल सेट होता है, तो सैंपल स्पेस में से जब हम उस इवेंट के जो भी एलिमेंट हो सकते हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक कंप्लीमेंट्री इवेंट बन जाता है। ठीक है, अगर आपने सेट्स पढ़ा है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो क्वेश्चन ये था कि एक इवेंट जो सर्टेन टू अकर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। और इसके साथ साथ हमने काफी चीजें साथ साथ डिस्कस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 1 को भी इंक्लूड करना है और 0 को भी इंक्लूड करना है। प्रोबेबिलिटी इवेंट की लेस देन 0 होती है, प्रोबेबिलिटी इवेंट की ग्रेटर देन 0 होती है, और ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शनल ए। पहले खुद भी ट्राई किया करो। देखो, एक प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर वो 0 होगी तो आपको पता है वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, अगर 1 होगी तो वो श्योर इवेंट होगा, और अगर उसके बीच होगी तो कोई भी उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी निकाल के बताया था आपको कि एक हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितनी है 0.5, तो ये श्योर इवेंट नहीं ना है। अगर किसी की 1 प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब वो श्योर इवेंट है, अगर इसकी 0 है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और प्रोबेबिलिटीज उसके बीच में लाई करती हैं, 0 और 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने प्रोबेबिलिटी की याद रखनी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। देखो, एक इवेंट है, उसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी ना होने की, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.07। एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.07, पूछा है कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.07, पूछा है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो, होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ध्यान से सुनना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मिला के आता है 1। ये याद रखना, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 1। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो इसको यहाँ पे रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसको यहाँ पे रखो, ये इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको कितना दिया हुआ है 1 माइनस 0.07, और 1 माइनस 0.07 कितना होता है, 1 माइनस 0.07 हो जाएगा 0.93। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका बी पार्ट में 0.93 लिखा हुआ है, ये भी इसका आंसर है, और ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 0.07, ये कहाँ पर लिखा हुआ है सी पार्ट, तो दोनों इसके आंसर हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट वो 1 होता है। यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए, इवेंट निकालने के लिए बोलें या नॉट ई निकालने के लिए बोलें तो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो, इसके रिलेटेड एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से समझना इसको, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम। फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेल रहे हो तो उसको खोने की, गेम हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3। अगर आपके किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या करोगे 1 में से इसको माइनस कर दोगे, जीतने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो हारने की प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल जाएगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए, कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, देखो आप पहले खुद भी ट्राई करो ये क्वेश्चन, और उसके बाद ही आप एक्सप्लेनेशन को सुना करो, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर, एक डाइस को हवा में फेंका गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज, हमें बताना है कि इवन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक डाइस को फेंका गया, इवन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर प्रोबेबिलिटी किसी की भी निकालनी है, फॉर्मूला एक ही है। पहले नीचे देखो कि टोटल आउटकम कितने, एक डाइस को फेंकोगे तो कितने आउटकम है 6, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 में से इवन कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, कितने इवेंट्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया 3 इवन है ना, 3/6 क्या होता है 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, सिंपली उसको यूज करना है, और प्रोबेबिलिटी के जिस तरह के भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारे मैंने कवर करे हुए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले तो एक डाइस को थ्रो किया, अब 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस।
आपने दो डाइस फेंके, ठीक है, आपके पास दो डाइस थे, आपने दो डाइस को साइमल्टेनियसली फेंक दिया। अब बोल रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल पहले पे भी 1 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ रहा है, पहले पे 2 आ रहा है, दूसरे पे भी 2 आ रहा है, पहले पे 3 आ रहा है, दूसरे पे भी 3 आ रहा है, ठीक है। पहले सबसे पहले तो ऐसा कोई भी इवेंट होता है, सबसे पहले आपने बनानी होती है सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो जब आप दो डाइस को फेंकोगे इकट्ठे तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, मतलब पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आएगा, पहले पे 1, दूसरे पे 2, ऐसे 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6 ऐसे हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, पहले में 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे आ सकता है। या क्या हो सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ऐसे हो सकता है। या हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो सकता है। या हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो सकता है। और लास्ट हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब ये गिनो, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 36। तो टोटल जो आउटकम है वो कितना है 36। हमें क्या बताना है इसमें से, ताकि दोनों डाइस पे सेम आए। फॉर एग्जांपल पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 2 आ रहा है दूसरे पे 2 आए, दोनों पे 3 आए, दोनों पे 4 आए, दोनों पे 5 आए और दोनों पे 6 आए। तो ये कितने इवेंट्स हो गए ऐसे 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/36। तो 6/36 क्या होता है 1/6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब देखो ये तो आपने लिख के करा, बट अगर सपोज करो आपको कैसे पता चलेगा कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पर तो हमने सारे लिख लिए, तो मैंने आपको गिना के बता दिया 36 है, बट इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखो दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो 6 की पावर 2 होंगे सैंपल स्पेस में एलिमेंट। अगर एक डाइस को थ्रो किया जाएगा तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 मतलब 6 एलिमेंट। दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो 6 की पावर 2 मतलब 6 6 36 एलिमेंट। तीन डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो सैंपल स्पेस में 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 216, इतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये याद रखने का तरीका होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक कॉइन को फेंका गया, किसको फेंका गया, कॉइन को फेंका गया। अगर एक कॉइन को एक बार फेंका गया तो उसमें ही सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे 2, एक होगा हेड एक होगा टेल, ये तो सिंपल है। अगर एक कॉइन को दो बार फेंका गया तो कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 2 4 एलिमेंट होंगे। क्या क्या, एक हेड एक हेड टेल आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है और एक क्या आएगा टेल आएगा, ठीक है। इसी तरह सपोज करो अगर बोला जाए तीन कॉइन को फेंका गया तो 2 की पावर 3 तो 8, मतलब कॉइन के लिए 2 की पावर करना है और डाइस के लिए 6 की पावर करना है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, ये आ गया वैसा ही क्वेश्चन। इफ अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार फेंका जाए तो मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 3 8, मतलब नीचे तो आपने 8 लेना है, ये क्लियर हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 हेड, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक या दो हेड होने चाहिए। तो पहले इन 8 को लिखोगे आप, कैसे आएंगे ये 8, देखो एक आएगा हेड हेड हेड, इनको लिखने का तरीका बता देता हूँ। हेड 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 आ गया। अब देखो चेंज करते चलो, एक हेड की जगह टेल डाल दो, ठीक है। अब दूसरे हेड की जगह टेल डाल दो, अब क्या आ जाएंगे, सारे टेल आ जाएंगे, ठीक है। पहले आ गया हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, एक की जगह टेल डाला, फिर दूसरे की जगह भी टेल डाला, फिर तीनों की जगह टेल कर दिया। अब इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, एक आ गया हेड 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 टेल हेड टेल 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 टेल, ये चार हो गए। अब क्या आएगा एक यहां से, अब यहां से स्टार्ट करो। टेल 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 तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, यहां पर आ जाएगा टेल टेल हेड, यहां पर आ जाएगा टेल हेड हेड, ठीक है। टेल हेड हेड हो जाएगा। अभी भी एक रहता है यहाँ पर, तो वो कौन सा रहता है, देखो एक हो गया एच एच एच, एक हो गया एच एच टी, एक हो गया एच टी टी, एक हो गया टी टी टी। बट टी एच टी तो हमें नहीं ना लिया है, तो टी एच टी आ जाएगा, एक टी एच टी एक ये आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा, एक टी एच टी आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारे पास एच टी एच, वो भी नहीं लिया हमने एच टी एच। तो ये हो जाएंगे हमारे 8, ठीक है। तो ये 8 हो गए। एक आ गया हेड हेड हेड, एक आ गया हेड हेड टेल हेड टेल टेल, एक टेल टेल टेल, एक हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड और टेल टेल हेड। तो ये आगे हमारे 8 जो हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ गए। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 और 2 हेड्स, मतलब या एक हेड आए या 2 हेड आए। तो देखो ये तो 3 हेड आ रहे हैं, ये नहीं ले सकते। यहाँ पर 2 हेड आएंगे, इसको लेंगे, एक हेड आएगा इसको भी लेंगे। यहाँ पर कोई हेड ही नहीं आया तो वो तो नहीं पूछा, उन्होंने बोला है गेटिंग 1 और 2 हेड, तो ये भी नहीं आ रहा। यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं, इसको लेंगे, यहाँ पर एक हेड आ रहा है, इसको लेंगे, यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं, इसको लेंगे, और यहाँ पर एक हेड आ रहा है। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 6, इसका मतलब 6/8 आ गया। 2 3 6 2 4 8, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/4। कई बार एग्जाम में ना ये 6/8 भी ऑप्शन में दिया होगा, तो उसको मार्क कर देना,
कई बार काट के दिया होता है, कई बार बिना काटे दिया होता है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस में आपको पता चलना चाहिए कितने एलिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि किस तरह से हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करें। फॉर एग्जाम्पल ये मैं वापस बता देता हूँ, ये हेड हेड टेल वाले 8 कैसे याद रखेंगे। देखो पहले आ गया, सबसे पहले आ गया आपका हेड हेड हेड, ठीक है, उसके बाद एक को टेल कर दो, हेड हेड टेल, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब पहली बार इसको टेल करा, अब दूसरी बार इसके सेंटर वाले को टेल कर दो, हेड टेल हेड, अब लास्ट के दोनों को टेल कर दो, हेड टेल टेल, ठीक है। अब इन्हीं का उल्टा कर देना, एच 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 का उल्टा टी टी टी, एच की जगह टी डालो, टी की जगह एच, एच की जगह टी, टी की जगह एच, एच की जगह टी, टी की जगह एच। तो ये आपके 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस तरह से आपने इन एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के बनाना है, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में पूछा हो वो आपने निकालना होता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, हेड हेड, हेड टेल, ठीक है, उसके बाद इन्हीं का उल्टा करना होता है, टेल 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 हेड, ठीक है, ये 4 आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एक हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी, एट लीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड होना चाहिए, ज्यादा कितने हो। तो देखो यहाँ पर एक हेड, 2 हेड है, एक होना चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी हो, ये भी आएगा। एक हेड होना चाहिए तो है, एक हेड होना चाहिए है, यहाँ पर नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, तो पहले वाले की हो जाएगी 3/4, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 हेड है, ये नहीं लेंगे, यहाँ पर एक हेड है, ये ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो ये ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ये भी ले सकते हैं। और यहाँ पर तो हेड ही नहीं है, ये तो ले ही सकते हैं। उन्होंने बोला है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, हो ना हो इसका कुछ नहीं बोला, तो ये 3 आ जाए, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। तो दोनों के 3/4, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से इन स्टेटमेंट समझो, यहां पर कह रहा था कम से कम एक हेड होना चाहिए, चाहे 2 हो तब भी चलेंगे। यहां पर कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, या तो नहीं हेड होगा वो लेंगे, या जिसमें एक हेड होगा वही हम लेंगे, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड बॉल हैं, 8 व्हाइट बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉक्स में 5 रेड बॉल हैं, 8 व्हाइट बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल को हमने निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मार्बल नॉट ग्रीन है, मतलब ग्रीन को छोड़ के कोई और हो। तो टोटल मार्बल्स कितने, 8 4 12 5 17, टोटल मार्बल्स हैं 17, तो 17 नीचे आ जाएगा। उसमें से हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी, मार्बल जो ग्रीन ना हो, तो ग्रीन कितने, 4, तो 17 में से 4 चले गए, कितने बाकी कितने बचे, 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 13/17। उसने नॉट ग्रीन पूछा, अगर ग्रीन पूछा होता तो 4/17 हो जाए, क्योंकि ग्रीन कितने थे, 4 थे, तो 4/17 हो जाता। ग्रीन नहीं पूछा था तो 13/17। लेकिन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना सिंपल भी नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, बट इसका कम्प्लेक्स वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आपको बोल देता कि 2 बॉल उठाएंगे, 3 बॉल उठाएंगे, फिर ऐसे आप सिंपली नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का मेथड लगाना पड़ता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक ये सिंपल क्वेश्चन था, बॉक्स में 5 रेड 8 व्हाइट और 4 ग्रीन बॉल थे, टोटल कितने 17, वो नीचे आ जाएगा। और हमें नॉट ग्रीन निकालना है, तो ग्रीन को छोड़ दो, बाकी कितने बचे 13, तो 13/17 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 2 balls आर पिक्ड अप रेंडमली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड 2 ग्रीन बॉल, एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल हैं और 2 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है। 3 रेड बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं। उस बैग में से हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल, मतलब टोटल बैग में बॉल कितने हैं, 3 रेड और 2, टोटल बैग में बॉल हैं 5, ठीक है। बट वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल, मतलब उसमें से हमें कितने उठाने हैं, 2 उठाने। जब 2 उठाने हो ना, या एक, पहले तो सिंपल एक उठाना हो तो हम यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन इसी तरह सिंपली कर देते, बट जब एक से ज्यादा उठाने हैं, 2 उठाने हो, तो नीचे हम लिखते हैं 5C2, 5 का कंबिनेशन, मतलब 5 में से हमने 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको कॉम्बिनेशन कैसे निकाल, क्योंकि देखो नीचे क्या होता है, नीचे आता है कि टोटल आउटकम, टोटल क्या कह रहा है, 2 बॉल्स हमने उठाए रेंडमली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड और 2 ग्रीन बॉल, तो टोटल कितने बॉल थे 5, उसमें से हमने कितने उठाए, 2 उठाए। अब हम ऊपर क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल, तो एक ग्रीन बॉल उठाना है, एक रेड बॉल उठाना है, तो रेड कितने हैं टोटल 3, उनमें से एक उठाना है, और ग्रीन कितने हैं टोटल 2, उनमें से एक उठाना है। बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है ये, बस आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 5 में से 2 उठाने, जिसमें से एक रेड से है, क्योंकि रेड के टोटल 3 है, उनमें से एक उठाना है, और एक इसमें से है ग्रीन में से है 2C1। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होता है, देखो कोई भी लिखा हो ना कॉम्बिनेशन, जैसे 3C1, यहाँ पे खोल के बताता हूँ, इसको ऐसे लिखना होता है, 3 × 2 × 1 तक जाना होता है, डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, क्यों 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 × 1 ही होता है। और फिर क्या हो जाएगा 3 - 1, इसको 3 में से
1 को माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। आई होप आपको ये फैक्टोरियल आता होगा, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये 1 हो गया, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये 3 बचेगा। तो 3C1 का 3 बचेगा, ठीक है। 3C1 का क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। इसी तरह 2C1 का भी 2 ही बचेगा, ठीक है। और 5C2 को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 5C2 को कैसे सॉल्व करें, देखो 5 फैक्टोरियल ऐसे करते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, और फिर क्या करेंगे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे आपने सॉल्व करना है। अब 5 फैक्टोरियल को मतलब 5 से 1 तक जाना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करना होता है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, नीचे भी 2 से 1 में जाना है, और इधर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से भी 1 में जा। अब जो करता है कटो, 2 के साथ 2 गया, 3 के साथ 3 गया, 2 2 जा 4 और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये 6/10 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/10। तो 6/10 कितना होता है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मेनली आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए, और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, जैसे 5C2 को करके बता दिया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। इनको खोलो, ओपन करके 1 तक लेके जाओ, काटो, जो करता है तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन में बताता हूँ, बट सॉल्व आपने खुद करना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 येलो एंड 6 पिंक बॉल। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 5 येलो बॉल्स हैं और 6 पिंक बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल कितने बॉल्स हो गए, 6 5 11 4 15 बॉल्स हो गए, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो इन 15 बॉल से हमने कितने बॉल उठाने, 2 बॉल उठाने। तो नीचे क्या आ जाएगा 15 में से 2 बॉल हमें उठाने। यहां तक तो क्लियर हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज येलो इन कलर। इनमें से कोई भी बॉल जो है, ध्यान से सुनना, इनमें से कोई भी बॉल येलो नहीं होना चाहिए, मतलब हम येलो वाला नहीं उठाएंगे। तो बाकी कितने बचे, 6 4 10, मतलब हमने 10 में से 2 बॉल उठाने। तो 10C2 डिवाइडेड बाय 15C2, इसको आपने सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा वो मार्क करके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको भी कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर बताना है। सिंपल क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि बॉल कोई भी येलो कलर का ना हो, मतलब हमने 15 में से 2 बॉल उठाए, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बॉल येलो नहीं होना चाहिए। येलो कितने हैं 5, उनको नहीं लेंगे, उनको छोड़ के बाकी दोनों को लेंगे। टोटल कितने हो गए 6 4 10, 10 में से हमें 2 उठाए। तो 10C2 डिवाइडेड बाय 15C2, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमने कवर करें। देखो स्टॉक एक्सचेंज में वेटनरी फार्मेसिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट वेबसाइट में ऑलरेडी चल रहा है, आप उसको ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा किस तरह से आपने मॉक टेस्ट को लेना। पहला मॉक 1 जैन को हुआ था, ठीक है। देन आप अभी भी जाके वो टेस्ट दे सकते हो, वहीं पे पड़ा है। 4 जैन को एक टेस्ट है, कल 7 को 10 को 12 को। इसी तरह जो शेड्यूल है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए वो भी आ गया है मॉक टेस्ट का, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट है वो भी आपको वेबसाइट में दिखना शुरू हो जाएगा कल से। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो शेड्यूल है वो भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपने शेयर कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, और पीडीएफ भी हम वहीं शेयर करते हैं। तो उसको भी इनरोल करो और टेस्ट इनरोल करो। देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा आपने कितनी तैयारी करी है। और जिस तरह से हमने मॉक बनाया है वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। उसी तरह के क्वेश्चन, उस लेवल के ही क्वेश्चन हम रखते हैं जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट और पढ़ाने का वे पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाना है तो जरूर इनरोल करें। इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, प्लस कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, उस टॉपिक के रिलेटेड हम जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।